हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है ईवीएस फंडा। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि आज हम ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स समझाया था, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ का जो केमिकल काइनेटिक्स में आता है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि यूजीसी नेट किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी डिफरेंट एग्जामिनेशन उसमें ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। और अगर आप अब इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो समझिए कि आपको सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। इवन अगर आपसे कोई डिस्क्रिप्टिव चीज़ें पूछी जा रही है वो भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको टॉपिक वन बाय वन करके समझाते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? Order of reaction is a sum of the power exponents of the concentrations of the reaction in the rate law. Means order equal to sum of the power of concentration terms in the rate law. Which means जो rate है अगर वो equal to a constant a raised to power x and b into b raised to power y, तो यहाँ पे order क्या रहेंगे हमारे x and y हमारे order रहेंगे, which is stated here कि x plus y जो हमारे order यहाँ पे रहेंगे। साथ ही ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे ये जो है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, थ्रू एक्सपेरिमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो ये है ये बैलेंस इक्वेशन से अकेला मतलब ये इसको डायरेक्टली नहीं निकलता कि हमने इक्वेशन है कोई भी हमारे पास ए प्लस बी, अगर हमने इक्वल टू कर दिया सी प्लस डी, तो ये इससे नहीं निकलेगा, इससे इस पे ये काम नहीं करता, इसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़, यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे दिया गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है रेट इक्वल टू के, विच स्टैंड फॉर द कांस्टेंट, इनटू ए स्क्वायर इनटू बी। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किया एक्सपोनेंशियल जो पावर होती है उसके होता है, यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, जो ए का ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा 2, विच इज हेयर। एंड जो बी का ऑर्डर है यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे कोई पावर नहीं, मीन इट हैज अ 1, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा 1। हमारे पास टोटल कितना गया 2 + 1 = 3। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स दिए गए हैं विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जो कि हमने पहले पढ़ा कि एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं कैन नॉट बी जीरो, होल नंबर और फ्रैक्शंस। ठीक है, ये जीरो नहीं हो सकता, होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, और ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद आता है नॉट ऑलवेज इक्वल टू द स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स उनके बराबर भी ये कभी नहीं होता। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड which is our molarity of reaction. Molarity of reaction is a number of reacting species that collide simultaneously in the elementary step. जो मोलिकुलरिटी होती है एक रिएक्शन की, वो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है जो कि कोलाइड करती है एक साथ, मतलब एक ही टाइम पे वो करती है, जहाँ पे एलिमेंट्री स्टेप में, जिसके हमारे पास टाइप दिए हैं यूनिमोलिकुलर 1 मोल इन्वॉल्व, बायमोलिकुलर 2 molecules involved, and trimolecular which is 3 molecules involved. Is that clear? जहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे A changes to product, ठीक है, ये एक कोई रिएक्टेंट है A, वो चेंज हो रहा है, वो क्या बताया यूनिमोलिकुलर, जहाँ जो कि यहाँ पे दिया गया है। वहीं पे A प्लस V जो कि चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, वो क्या है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है हमारे पास A और B है। इज दैट क्लियर? इसे हम इस क्या कहेंगे बायोमोलिकुलर। और जहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट है, इसमें 3 है हमारे पास A प्लस B प्लस C चेंजेस टू प्रोडक्ट विच गिव अस ट्राइमोलिकुलर। इज दैट क्लियर? जो ये जो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फॉर श्योर मतलब आपसे पूछे जाएंगे यूजीसी नेट का। अगर हम पीवाईक्यूज को मैं जैसे एनालाइज कर रहा था, मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। तो ये जो आपसे इनसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब आसान वाले मार्क्स हैं, जिनको आप मिस नहीं कर सकते कि आपने गलती कर दी और आप अपने मार्क्स गवा दें। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। ठीक है, अब ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बारे में हम डिफरेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे मोलिकुलरिटी है। इज दैट क्लियर?
ऑन बेसिस ऑफ मीनिंग, यहाँ पे हम मीनिंग की बात करें तो सम ऑफ पावर इन अ रेट लॉ, वही मोलिकुलरिटी की बात करें नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइडिंग। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड विच इज डिटर्मिनेशंस विच इज एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकल। ये एक्सपेरिमेंटली होता है और ये क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, मतलब इसके डिस्क्रिप्टिव चीजें चलती हैं, मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट की इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर वही बात करें वैल्यूज की, जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओनली पॉजिटिव इंटीजर, +1, मतलब सॉरी 2 लिखते हैं, +1 2, मतलब ये पॉजिटिव में चलेगा, ये नेगेटिव -1 या -2 ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है। ये क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव में होगा। आप अप्लाई टू ओवरऑल रिएक्शन, ये पूरे रिएक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री मतलब बेसिक, जब इनिशियल होता है उसके बाद का जो होता है उसमें ये अप्लाई होता है। कैन बी जीरो, इसका मेन क्वेश्चन है कि ये जीरो हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, पर मोलिकुलरिटी वो जीरो नहीं हो सकती। इसको हम आगे समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। इज दैट क्लियर? तो ये भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो जीरो हो सकता है। यस, इट कैन बी जीरो। और मोलिकुलरिटी, नो इट कांट बी। तो ये यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको भी नोट करिएगा अच्छे से। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब समझते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच the rate of reaction is independent of the concentration of reaction। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो रेट रिएक्शन रहता है उस पर इंडिपेंडेंट रहता है, किससे, कंसंट्रेशन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं R इक्वल टू के स्टैंड फॉर द कंसंट्रेशन। अगर आप यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख दे, द रेट रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। वहीं पे इवन इफ द रिएक्टेंट डिक्रीज तो रेट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये ना डिक्लाइन होगा ना ऊपर उठेगा, ये सिर्फ कांस्टेंट एक पेस पे चलेगा, ठीक है। अगर हम इसकी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमें हाफ लाइफ डिपेंडेंस ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन पे फाइंड आउट करनी है, तो देयर इज अ फॉर्मूला विच इज राइट हेयर, यू हैव टू, मतलब आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपके पास पूछा जाता है कि इस ऑर्डर के लिए मतलब है हाफ लाइफ निकालनी है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, जो कि है टी हाफ इक्वल टू ए नॉट ए इज पावर इज 0 अपॉन 2k, ठीक है। तो यहाँ पे k इज अ कांस्टेंट, ए की पावर आपके पास दी होगी, कुछ भी एक्स वाई जेड दी होगी, और 2k होती है, मतलब हाफ करते हैं हम उससे। अगर मान लीजिए 10 है तो यहाँ पे हाफ होगा तो हमारे क्या होगी 5, तो हमारी 5 हाफ लाइफ निकल जाएगी। तो इस तरह से हम सारे न्यूमेरिकल इसी तरह से होते हैं, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा वो नहीं होते कि हार्ड की अरे सर कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही इजीली वे में निकल जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि ये बहुत टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, बट यू हैव टू रिमेंबर just this formula and you will crack any of the numericals। is that clear? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, which is ये ग्राफ रहेगा, this is a ग्राफ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इस तरफ आपको दिख रहा है टाइम, टाइम इस तरफ हमारा टाइम चल रहा है एक्स एक्सिस पे, on the y axis we have the a and there is a naught with a0 which is constant। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जो है which is क्या, वो स्लोप है, इक्वल टू k is a constant, यहाँ पे constant किया, और ये आप यहाँ पे इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी हाफ लाइफ को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये इंक्रीजिंग टाइम, ये टाइम के साथ मतलब इंक्रीज क्या बढ़ती जा रही है आगे को, पर ये कांस्टेंट है, ये ना डिक्लाइन हो रही है ना ऊपर जो उठ रही है, ये सिर्फ कांस्टेंट पेस से चली हुई है आगे। इज दैट क्लियर? अगर बात करें हम इसके बाद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो यहाँ पे दिया गया है कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहेगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट टू द कंसंट्रेशन, सॉरी चल नहीं रहा, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वो भी कम होगा। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पे रेट ऑफ लॉ दिया हुआ है R इक्वल टू के इंटू ए, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट दिया गया है,
A is a reactant. Is that clear? The time the rate depend on on only one reactant concentration. As concentration decrease, rate decreases, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ. Is a main important line. इसको आप मार्क कर लिएगा, क्योंकि यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज हाफ लाइफ इज कांस्टेंट. अगर हाफ लाइफ निकालनी है, दिस इज हाफ टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यहाँ से फाइंड आउट करते हैं. इज इट क्लियर? अगर आपके पास कोई भी वैल्यू दिया है, 10 दिया है, कुछ भी दिया है, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 और जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू देखिए उससे डिवाइड करेंगे और फिर मतलब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या रहेगी, हाफ लाइफ रहेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट. इसका ग्राफ रहेगा जो कि ये रहा आपका सामने. यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है तो स्लोप क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. यहाँ पे क्या हो रहा है ये दिखाया जा रहा है, सॉरी टेढ़ी बनी, इसको मिटा देते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्राफ की लाइन कैसे बनी, नीचे को भी यहाँ पे स्लोप इक्वल टू माइनस के दिखा रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेशन कम हो रही है एज अ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है कंसंट्रेशन. और इसकी हाफ लाइफ, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी हाफ लाइफ को इंडिकेट किया गया है कि यहाँ पे इसकी हाफ लाइफ होगी. अगर जैसे जैसे हम हाफ लाइफ निकालते हैं तो ये कम होती जाएगी, ये यहाँ जैसे आएगी फिर. तो ये जैसे टाइम के हिसाब से आधी आधी होती रहती है हाफ लाइफ. ठीक है. अगर अगर अब नॉर्मली आपको बताऊं हाफ लाइफ का, तो पहले क्या रहेगी, 10 रहेगी, फिर 5, ऐसे ऐसे कम होती रहेगी ये. ठीक है. तो एज दैट कोई बड़ी चीज़ नहीं है हाफ लाइफ निकालना, कि आपके पास आपको पता हो कि कौन से ऑर्डर में है, विच इज़, अगर आपको पता है ये 0 में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है या थर्ड में, अगर आपको ये पता है ना कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में है, तो हाफ लाइफ का आपके पास सीधे सीधे इनके पास वैल्यूज दी गई हैं, फॉर्मूला दिए गए हैं, आपको अप्लाई करना है एंड यू गेट द हाफ लाइफ. इज दैट क्लियर? इसको मिटा देते हैं. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि रहेगी हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर. सो बात करते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन in a chemical reaction in which the rate of reaction depend on the square of the concentration of one reactant or the product of the concentration of two reactant. Is that clear? यहाँ पे हमें दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, मतलब जिनके ऊपर डिपेंड करती है कंसंट्रेशन. ठीक है. यहाँ पे अब रेट लॉ दिया है, अ रेट इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेयर. ठीक है. यहाँ पे ए की पावर दी हुई है 2, और वहीं पे अगर हम देखें तो दो रिएक्टेंट, हमें कहा गया कि दो रिएक्टेंट चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है, ए और बी. ठीक है. तो यहाँ पे लिया रेट डिपेंड ऑन टू मॉलिक्यूल. यस, दैट्स राइट. फास्टर डिक्रीज कंपेयर टू द फर्स्ट टू, फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ से पहले ऑर्डर से ज़्यादा फास्ट डिक्रीज होता है. ठीक है. क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जल्दी निकलती है, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, वो जल्दी मतलब रिएक्ट करते हैं और इसकी मतलब डिक्रीज करता है ये. ठीक है. हाफ लाइफ डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन. हाफ लाइफ निकालने का इसका फॉर्मूला है टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू ए 0. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज द ग्राफ ऑफ द सेकंड ऑर्डर, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोलैरिटी 1 अपॉन लीटर पर मोल के हिसाब से दिए गए, इस साइड वो हो रहा है. नाउ दिस साइड द टाइम. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो है आपकी डॉटेड लाइन विच इज इट्स हाफ लाइफ. यहाँ पे फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं हाफ लाइफ का, और इंक्रीज हो रही है 1/a के साथ. ठीक है. स्लोप ऑफ के इज अ कंसंट्रेशन, ये क्या रही है हमारी कंसंट्रेशन है, जो ये आप ब्लू लाइन देख रहे हैं आगे की तरफ जा रही है, इट इज अ कंसंट्रेशन. ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है. इसकी हाफ लाइफ यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, ये देख सकते हैं जैसे जैसे इसकी हाफ लाइफ है यहाँ पे इस तरफ इसकी हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ रहेगी इसकी, ऐसे ऐसे कम होती जाएगी. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. these are third order reaction. The third order reaction is a chemical reaction in which the rate of reaction depend on the cube of the concentration of a reactant or the product of the concentration of a three reactant. या तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, या तो चाहिए हमें क्यूब. सेकंड ऑर्डर में क्या देखा, हमें चाहिए था स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पे चाहिए हमें क्यूब, या तो चाहिए हमें थ्री रिएक्टेंट. इज दैट क्लियर? इसको हम मार्क करेंगे अच्छे से, या तो हमें स्क्वायर चाहिए या तो हमें चाहिए 3 रिएक्टेंट, तब जाके हमारी बात बनेगी यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में. और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो R इक्वल टू के इंटू ए क्यूब. ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे,
K इंटू ए क्यूब, जो कि आर के रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट इक्वल टू, जो कि और में है, इसका जो डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया, रेट इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी। यहाँ पे भी क्या है, 3 है, यहाँ पे भी क्या है, 3 रिएक्टेंट दिए हैं हमारे पास, ठीक है। इन दिस रिएक्शन द 3 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द रेट, और द रिएक्शन रेट इंक्रीज वेरी रैपिडली विद कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन के साथ बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है, रिक्वायरिंग साइमल्टेनियसली कोलिजन ऑफ 3 पार्टिकल्स वेरी रेयरली, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। यहाँ पे जैसा हमने पीछे पढ़ा कि बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसे स्लोप एकदम से ऊपर की तरफ हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एकदम से इंक्रीज हो रहा है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी हाफ लाइफ है, ये इसकी नेक्स्ट रहेगी, जैसे यहाँ जैसे इसकी नेक्स्ट आएगी हाफ लाइफ, वैसे कम, मतलब ये कम होती रहती है हाफ लाइफ इसकी जैसे जैसे, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पे के इंटू ए और मोल्स पर लीटर के हिसाब से ये वाई एक्सिस पे है, ऑन द टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस इंक्रीजिंग बाय 1 बाय ए क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हो चाहिए या क्यूब होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इन चारों का आप ग्राफ्स देख सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट में जो हमारे कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, पैरेलली चली हुई है, यहाँ पे डिक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पे फिर वो इंक्रीज करेगी एक रेट ऑफ रिएक्शन से, मतलब कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन से, यहाँ पे वो इंस्टेंटली और मतलब रैपिडली एकदम से ऊपर मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए इन ग्राफ्स को भी, मतलब आपसे ग्राफ दिखा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा मतलब ग्राफ है, या तो आपको मतलब पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, या मतलब पैरेलल मतलब कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप के वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको आप अच्छे से इस ग्राफ को नोट कर लीजिएगा, आपकी नोटबुक में बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसके बेसिस पे आपके फॉर्मूले मतलब जो फॉर्मूले बनते हैं और जो आपके क्वेश्चन है इसी की बेस पे सॉल्व भी होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द की डिफरेंसेस एंड द ग्राफ्स, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब प्लीज इसका पूरा का आप स्क्रीनशॉट रखिएगा, ये मतलब आपके लिए एक की शॉट की तरह है, कि मतलब आप अगर आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं या आप कोई भी मतलब रिवीजन कर रहे हैं, आप जस्ट आपको पूरे पढ़ने की रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिए गए, फर्स्ट, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड, ठीक है। रेट लॉ दिए गए हैं कि कौन से में रेट लॉ, यहाँ पे के इक्वल आर रेट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेट इक्वल टू के इंटू ए, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे क्यूब चाहिए, ये हम सब देख चुके हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिनका फॉर्मूलाज यहाँ पे इंटीग्रेशन के में जो यूज होते हैं, हालांकि इंटीग्रेशन से रिलेटेड पूछा क्वेश्चन जाता नहीं है, बट फिर भी आप अपने नॉलेज के हिसाब से इनको याद रखिएगा, क्योंकि इवन आप जब यूजीसी नेट या सेट क्वालिफाई करके जब आप टीचर लगेंगे, तब आप बच्चों को इनको समझाना पड़ेगा आपको, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे अगर आप इनको या आज से ही समझिए और अच्छे से मतलब एकदम याद करके रखें, याद तो छोड़िए मतलब इनको समझ के रखें। वहीं पे यहाँ पे ग्राफ की बात करें, तो सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो मतलब जिनके बेसिस पे आपको मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो यहीं ऐसे यहाँ से कुछ निकल सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको बात करें यहाँ पे जो केमिकल काइनेटिक्स से एग्जाम से क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस की लिस्ट है जहाँ पे जिनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ रेट रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जाती है। फिर ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ ईच ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में पूछा जाता है, जो कि आपको मैं पीछे वाली स्लाइड में बता चुका हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेनिंग हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट, यूनिट ऑफ रेट लॉ एंड वेरियस ऑर्डर, ये जो आप सभी देख सकते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इनको आप मार्क करिए लेगा और मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये इस टाइप के आपको कैलकुलेशन पूछी जाती है, जहाँ पे आपको हाफ लाइफ निकालनी है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम डाटा, मतलब आपके पास कोई डाटा दिया है XYZ, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसकी हाफ लाइफ निकालनी है कि ये इसकी मतलब ऑर्डर कौन से ऑर्डर में है ये, तो इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। दैट्स मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप नोट करिए और वन बाय करके इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से।
इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालाँकि जो मेरी पिछली वीडियो है, जहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स बताई है, इस वाली वीडियो में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताए हैं। ये सारे इसी में कवर किए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं सब, और जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं, इनके फ़ॉर्मूलाज़ और कैसे आपको सॉल्व करना है, सब इस वीडियो में बताया गया है। सो आप इसको प्लीज़ चेकआउट करिएगा पिछली वाली वीडियो को। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यूजीसी नेट एचपी सेट जो कि 2026 में अभी होने वाला है, इस ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, या कोई डिफरेंट आपकी जॉब्स के लिए जहाँ पे एनवायरमेंट साइंस पूछा जाता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने ही मिलते हैं, अगर कोई भी अदर मतलब एग्जाम हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो, इनमें एक स्पेसिफिक मतलब सिलेबस दिया होता है एनवायरनमेंट का। तो हम इस चैनल पे आपको ईवीएस के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को, उनके बिहाइंड साइंस क्या लगती है, सभी चीज़ को बहुत अच्छे से और आसानी से समझाते हैं। तो प्लीज़ गाइज डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।